महात्मा ज्योतिबा राव फुले द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक है गुलामगिरी। गुलामगिरी पुस्तक का परिच्छेद 15वां जो है उसका आगे वाला पार्ट पढ़ने वाले हैं। जो हमने पीछे वाले वीडियो में आधा करके छोड़ा था उसको आगे हम करेंगे। शुरू करते हैं गुलामगिरी पुस्तक। ज्योतिबा राव ऐसे शूद्र सदस्यों से भी कई गुना अच्छी तरह लिखने बोलने वाले कई अछूत लोग मिलेंगे, लेकिन ब्राह्मणों के स्वार्थी, नकली, पाखंडी धर्म ग्रंथों, धर्मशास्त्रों की वजह से सभी अछूतों को छूना पाप समझा गया। इसकी वजह से स्वाभाविक रूप से उन विचारों को शूद्र सदस्यों की तरह सभी लोगों में मिलजुल कर अमीर होने की सुविधा कहाँ उपलब्ध हो सकती है। उनको आज भी गधों पर बोझ लाद कर अपना अपने परिवार का पेट पालना पड़ रहा है। धोंडीबा राव तात सभी जातियों का अलग अलग संख्या प्रमाण देखने से म्यूनिसिपैलिटी के विशेष रूप से किस जाति के सदस्यों की संख्या ज़्यादा दिखाई देती है? तो ज्योतिबा राव फुले कहते हैं कि ब्राह्मण जाति की। धोंडीराव तात इसलिए इस म्यूनिसिपैलिटी में बेगरियों और भांगियों को छोड़कर ब्राह्मण कर्मचारियों की संख्या ज़्यादा है। इनमें से कुछ जल प्रदाय विभाग में काम करने वाले ब्राह्मण कर्मचारी थे। वे भयंकर गर्मी के दिनों में अपनी जाति के ब्राह्मणों के घरों के टंकियों में मनचाहे पानी भरते थे और उस पानी का उपयोग वहां से इर्द गिर्द के सभी पड़ोसी ब्राह्मणों के धोती, कपड़े, बर्तन आदि धोने के लिए होता था और ढेर सारा पानी व्यर्थ में भी बहता था। लेकिन जहाँ जहाँ गरीबों की बस्तियां हैं, जिन जिन मोहल्लों में गरीब शूद्रों की बस्तियां हैं, उन सभी मोहल्लों की टंकियों में दोपहर के बाद भी पानी की बूंद नहीं गिरती थी। दोपहर में राह चलते राहगीर को अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी वहां से मिलना भी दरकिनार। फिर वहां के लोगों को कपड़ा लत्ता धोने के लिए, बाल बच्चों सहित नहाने के लिए पानी कहाँ मिलेगा? इसके अलावा ब्राह्मणों की बस्तियों में नई टंकियां कितनी हो गई। उधर जूनागंज, पेठ, मंडी आदि मोहल्लों के लोगों ने कई सालों से मांग कर रहे थे कि उनके मोहल्ले में पानी की टंकी बनवाई जाए, लेकिन म्यूनिसिपैलिटी ने उनकी बात पर, उनके चिल्लाने पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। वहां ब्राह्मण सदस्यों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से उन बेचारे गरीबों की कई वर्षों तक कुछ सुनवाई नहीं हुई। लेकिन अंत में, मतलब पिछले साल जब पानी का अकाल पड़ा, तब मीठगंज के महार मातंगों ने काले होद को छूकर वहां से पानी भरना शुरू कर दिया। तब कहीं उस म्यूनिसिपैलिटी को होश में आया और उसने उन लोगों की सुधि ली। इन म्यूनिसिपैलिटी ने इतना बेलगामी खर्च उस काम पर किया कि उस म्यूनिसिपैलिटी के मुखिया की सूझबूझ को और उसके हालात को शोभा ही नहीं देता। छोड़िए इन बातों को, लेकिन म्यूनिसिपैलिटी में इतनी बेबंद शाही होने पर भी उसके बारे में मराठी अखबारों के पत्रकार सरकार को क्यों आगाह नहीं कर रहे हैं? तो ज्योतिबा राव कहते हैं कि अरे, सभी मराठी अखबारों के संपादक ब्राह्मण होने की वजह से उनको अपनी जाति के लोगों के विरुद्ध लिखने के लिए हाथ नहीं चल रहा है। जब यूरोपियन मुखिया था उस समय वह इन ब्राह्मणों की चतुराई चलने नहीं देता था। उस समय सभी ब्राह्मण संगठित होकर उन पर यह आरोप लगाने लगते थे कि उनके ऐसा करने से सभी प्रजा का इस तरह से नुकसान हुआ है। इस प्रकार ये ब्राह्मण लोग उनके विरुद्ध इस तरह गलत सलत अफवाहें फैलाकर उनको इतना त्रस्त कर देते थे कि उनको अपने मुखिया पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ता था और वे आगे इस म्यूनिसिपैलिटी का नाम लेना भी छोड़ देते थे। लेकिन अपनी दयालु सरकार भी उन सभी ब्राह्मण अखबारों की बात सुनकर उन खबरों को सच मान करके कह देती थी कि उस लेख में शूद्रों और अछूतों की बातें व्यक्त हो गई है। लेकिन ऐसा समझने में हमारी भोली भाली सरकार की बहुत बड़ी गलती है। उसको इतना भी मालूम नहीं है कि सभी ब्राह्मण अखबार वालों और शूद्र तथा अछूतों की जन्म जन्म में भी ऐसे काम में मुलाकात नहीं होती। उनमें से अधिकांश अछूत ऐसे हैं जिनको यही नहीं मालूम कि आखिर अखबार किस बला का नाम है, सियाल या कुत्ता या फिर बंदर, यह सब कुछ भी मालूम नहीं है। फिर ऐसे अपरिचित अनजान अछूतों के विचार इन सभी मांगलिक अखबारों में कहाँ से और कैसे मालूम होते हैं? उन्होंने सरकार का मजाक करके अनपढ़ लोगों के दिलों को आकर्षित करने के लिए, उनके प्रति झूठी हमदर्दी दिखाकर अपने पेट पालने के लिए उन्होंने इस तरह का नया तरीका खोज निकाला है। यदि ऐसा न कहें तब तमाम सरकारी विभागों में
ब्राह्मण जाति के कर्मचारियों की ही भर्ती होने की वजह से सभी शूद्रों और अछूतों का भयंकर नुकसान हो रहा है, लेकिन उनको इसके बारे में जांच पड़ताल करने की फुर्सत ही नहीं मिल रही है। इस बात को क्या हम सच मान सकते हैं? नहीं, क्योंकि 7 समुंदर पार लंदन शहर की रानी सरकार के मुख्य प्रधान अपने सपने में हिंदुस्तान के बारे में किस तरह की बातें बरगलाते रहे हैं, इस संबंध में छोटी मोटी खबरें अखबारों में छुपती रहती है। हमारा कहने का मतलब यह है कि यह सब कहने के लिए उनको कहाँ से फुर्सत मिलती है। छोड़िए इन बातों को भी। फिर भी किसी मराठी ईसाई अखबार वालों ने यह लिखा है कि म्यूनिसिपैलिटी में गरीबों को दाद नहीं दी जाती, उनकी वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती। इस तरह की खबर सुनते छुपने के बाद सभी मराठी अखबारों की इस तरह की खबरें सारांश रूप में अंग्रेजी में अनुवाद करके सरकार को दिखाने का काम म्यूनिसिपैलिटी के ही किसी एक ब्राह्मण सदस्य को सौंप दिया गया है। लेकिन वे लोग इस तरह की रिपोर्ट को म्यूनिसिपैलिटी में अपने कंधे से कंधा मिलाकर बैठने वाले जाति भाइयों की परवाह न करते हुए उनके यानी अपनी जाति के लोगों के विरुद्ध सरकार के सामने क्या रख पाएंगे। धोंडीबा राव तात इस चारों ओर सभी क्षेत्रों में ब्राह्मणों का वर्चस्व बोलता होने की वजह से ही शेष सभी जाति के लोगों को नुकसान हो रहा है। इसलिए यदि आप इस संबंध में एक छोटी सी किताब लिखकर दक्षिणा प्राइज कमेटी को पेश कर दीजिए, मतलब उस किताब की वजह से सरकार की बंद आंखें खुल जाएगी। ज्योतिबा राव फुले ब्राह्मण पंडा पुरोहित अपने मतलब धर्म के गपोड़े से अज्ञानी शूद्रों की किस किस तरह बहकावे में लाकर फुसला करके खाते पीते हैं, और ईसाई मिशनरी अपने निस्वार्थ धर्म की सहायता से अज्ञानी शूद्रों सही ज्ञान देकर अपने किस प्रकार से सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। यदि आदि तमाम बातों के बारे में मैंने एक छोटा सा नाटक लिखा है। वह नाटक सन 1855 में दक्षिणा प्राइज कमेटी को भेजा था, लेकिन वहां भी इसी प्रकार की जिद्दी ब्राह्मण सदस्यों के दुराग्रह की वजह से यूरोपियन सदस्यों की एक भी नहीं चल सकी। तब उस कमेटी ने मेरे इस नाटक को नापसंद किया। अरे, इस दक्षिणा प्राइज कमेटी को म्यूनिसिपैलिटी की ही छोटी बहन कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। उस दक्षिणा प्राइज कमेटी को शूद्रों को प्रेरित करना चाहिए था, शूद्रों को लिखने की प्रेरणा मिले, इसलिए कितनी जगह पर सहयोग दिया। यह खोजने के लिए आप चिराग लेकर भी जाएं तो कुछ मिलने वाला नहीं है। अंत में मैंने उस किताब को अलग रख दिया और कुछ साल बीत जाने के बाद दूसरी छोटी सी किताब में मैंने ब्राह्मणों की चालाकी के संबंध में लिखा था, और मैंने स्वयं के पैसों से ही उस किताब को छपवाकर प्रसिद्ध किया। उस समय पूना के मेरे एक मित्र ने अधिकारियों को उस पुस्तक की खरीद के लिए सूचना पत्र के साथ भिजवाई, लेकिन उनमें से किसी एक भी अधिकारी ने ब्राह्मण पंडितों के घर की डर की वजह से ही एक ही किताब खरीदकर अपने नाम को किसी भी प्रकार दोषारोपण नहीं लगने दिया। धोंडीबा राव तात सच बात यह है कि आपको अपने लिए लोगों के आगे पीछे करने की आदत है नहीं, इसलिए आपकी किताबें बिकती नहीं। ज्योतिबा राव फुले कहते हैं, अरे मेरे बाप, अच्छे काम को सफल बनाने के लिए बुरे इलाज नहीं खोजने चाहिए, वरना इस काम के अच्छेपन को ही धब्बा लग जाता है। उन्होंने मेरी एक किताब नहीं खरीदी, इसलिए क्या उससे मेरा बहुत कुछ नुकसान हुआ है? नहीं, लेकिन अब इसके बाद मैं इस तरह के घटिया लोगों के सामने किसी भी प्रकार की अर्जी करना पसंद नहीं करूंगा। मैं उनका निषेध करूंगा। मैंने पढ़ा है कि तरह से हमें अपने उत्पन्नकर्ता पिता पर निर्भर रहना चाहिए, इसलिए मैं उसका 3 बार धन्यवाद करता हूँ। धोंडीराव तात आपने जब ब्राह्मण जाति की लड़कियों के स्कूल की स्थापना की थी, उस समय सरकार ने मेहरबान होकर आपको बड़े सत्कार के साथ एक शॉल भेंट की थी। बाद में उसी तरह आपने अछूतों के लिए भी स्कूल की स्थापना करके उसके लिए कई ब्राह्मणों की सहायता ली थी, और उन सभी स्कूलों में बड़े जोर शोर के साथ पढ़ाई लिखाई शुरू हो गई थी, लेकिन बीच में ही वह अचानक बंद हो गया। कुछ साल बीतने के बाद आपने यूरोपियन लोगों के घर में आना जाना भी एक तरह से बंद जैसा ही कर दिया था। इसकी वजह क्या हो सकती है? तो ज्योतिबा राव फुले कहते हैं कि ब्राह्मण जाति की लड़कियों के लिए स्कूल शुरू कर देने की वजह से सरकार को बड़ा आनंद हुआ और उसने मुझे एक शॉल भेंट की। यह बात बिल्कुल सच है, लेकिन मुझे जब अछूतों के लड़के
लड़कियों के लिए स्कूल शुरू करने की आवश्यकता महसूस हुई, तब मैंने उस काम के लिए कई ब्राह्मणों को सदस्य बनाया और वे सभी स्कूल ब्राह्मणों के हाथों में सौंप दिए। जब मैंने अछूतों के लड़के लड़कियों के लिए स्कूल शुरू किए, उस समय सभी यूरोपियन गृहस्थों में रेवेन्यू कमिश्नर रिवेज साहब ने भी जो अर्थ सहायता की थी उसको मैं कभी नहीं भूल सकता। उन उदार ग्रस्तों ने मुझे सिर्फ अर्थ की सहायता ही की है ऐसी भी बात नहीं, बल्कि वे अपना महत्वपूर्ण धंधा संभालते हुए भी उन अछूतों के स्कूल में बार बार आकर इस बारे में बार बार पूछताछ करते थे कि छात्रों ने पढ़ाई लिखाई में कितनी तरक्की की है। उसी प्रकार छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करने की वे बड़ी कोशिशें करते थे। इसलिए उनके उपकार अछूतों के छात्रों के रग रग में समाये हुए हैं। उनके इन उपकारों से मुक्त होने के लिए यदि वे अपने चमड़े की जूतियां बनाकर भी उनके पाँव में पहनाएं, तब भी वे उनके उपकारों से मुक्त नहीं हो सकते। इसी प्रकार अन्य कुछ यूरोपियन गृहस्थों ने मुझे इस काम के लिए काफ़ी सहायता की है, इसलिए मैं उनका आभारी हूँ। उस समय उस काम में मुझे ब्राह्मण सदस्यों को लेने की ज़रूरत महसूस हुई। उसके अंदर की बात किसी समय भी मैं ज़रूर बताऊंगा। लेकिन बाद में जब मैंने उन स्कूलों में ब्राह्मणों के पूर्वजों के बनावटी धर्मशास्त्रों में लिखी गई धूर्ततापूर्ण बातों के संबंध में उन छात्रों को पढ़ाना समझाना शुरू कर दिया, तब उन ब्राह्मणों और मेरे अंदर ही अंदर बोलचाल में रूखापन बढ़ता गया। उनके कहने का रुख इस तरह दिखाई दिया कि उन अछूतों के बच्चों को बिल्कुल ही नहीं पढ़ना लिखना सिखाना चाहिए, लेकिन यदि उनको पढ़ना लिखना सीखना जरूरी है तब उनको केवल अक्षरों का ज्ञान हो, बस इतना ही पढ़ना लिखना सिखाना चाहिए, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मेरा कहना यह था कि उन अछूत बच्चों को अच्छे दर्जे तक पढ़ना लिखना सिखाकर उनमें क्षमता पैदा कर देनी चाहिए कि वे अपना हित अहित स्वयं जान सके। अब अछूतों को पढ़ना लिखना नहीं सिखाना चाहिए, यह कहने में उनका स्वार्थ क्या हो सकता है। उनके मन में बात को निश्चित रूप से समझ लेना आसान नहीं, लेकिन यह हो सकता है कि ये लोग पढ़ लिख कर बुद्धिमान बनेंगे, ऐसा उनको लगता होगा। और यह भी लगता होगा कि हमारी तरह ही इनको भी पढ़ने लिखने का मौका मिला, सही ज्ञान प्राप्त हुआ और उनको सच और झूठ में फ़र्क समझ में आया। तब वे लोग हमारा निषेध करेंगे और सरकार के वफादार अनुयायी बनकर हमारे पूर्वजों ने उनके पूर्वजों पर जो जुल्म किए हैं, जो ज़्यादतियाँ की है, उस इतिहास के पन्ने पढ़कर हमारा पूरी तरह से निषेध करेंगे। यही उनकी भावना हो सकती है। इस तरह जब उनके और मेरे विचारों में फर्क पड़ने लगा, तब मैंने उन ब्राह्मण पंडितों की नकली स्वार्थी स्वरूप को पहचान लिया और उन दोनों संस्थाओं से एक और हट गया। इसी दरमियान ब्राह्मण पांडे का यानी मंगल पांडे 1857 का विद्रोह शुरू हुआ। उसी समय से सभी यूरोपियन सभ्य लोग मेरे साथ पहले की तरह खुलकर बातचीत नहीं करते, बल्कि मुझे देखते ही उनके चेहरे पर मायूसी छाने लग जाती। तब से मैंने भी एक तरह से उनके घर पर आना जाना एकदम बंद कर दिया। तो धोंडीराव तात ब्राह्मण पांडे ही बदबस्ती की वजह से उन यूरोपियन लोगों ने हम जैसे निरपराधियों को नज़रअंदाज किया है और वे लोग हमको देखते ही अपने चेहरे पर मायूसी लाने लगे हैं। यह उनकी उदारवादी दृष्टि और उनकी बुद्धिमानी को शोभा नहीं देता। इसी प्रकार हमें ब्राह्मणों की विधवा नारियों के गर्भपात आदि जघन्य अपराधी कृत्य नहीं करना चाहिए। उन ब्राह्मण विधवा गर्भधारिणी नारियों को गुप्त से प्रसूत होना चाहिए। इसके लिए हमने अपने घर में ही पूरी व्यवस्था की है और उस काम के लिए हमने अपनी सरकार से किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मांगी। उस काम में नाम मात्र के लिए भी ब्राह्मण सदस्यों से कुछ न लेते हुए यह कार्य हमने अपने स्वयं के खर्चे से चलाया है। तो ज्योतिबा फुले कहते हैं कि अपनी सरकार के बारे में कहा जा सकता है कि जिधर दम उधर हम, क्योंकि अछूतों को छूने का अधिकार नहीं होने की वजह से स्वाभाविक रूप से ही उनके सभी प्रकार के काम धंधों करने के दरवाजे बंद हो गए हैं और इसी की वजह से उसके सामने पेट की आग को बुझाने के लिए चोरी डकैती आदि अवैध कामों को करने की नौबत आती है। लेकिन उन्हें चोरी डकैती आदि अवैध काम नहीं करने चाहिए, इसलिए हमारी सरकार ने उनको नज़दीक के पुलिस थाने में जाकर हाजिरी लगाने का दस्तूर शुरू किया है। यह अच्छा काम किया है, लेकिन ब्राह्मणों की अनाथ निराधार विधवा स्त्रियों को दूसरा विवाह करने की मनाही होने की वजह से उन ब्राह्मण स्त्रियों को व्यभिचार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसका परिणाम कभी कभी यह भी होता है कि गर्भपात और भ्रूण हत्या भी करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इन तमाम बातों को
हमारी न्यायी सरकार अपने खुली आंखों से देखती रहती है, फिर भी मातंग रोमांसियों की तरह उन पर निगरानी नहीं रख रही। यह कितना बड़ा आश्चर्य है! क्या यह अन्याय नहीं है? हमारी सरकार गर्भपात और भ्रूण हत्या करने वाली विधवा स्त्रियों की अपेक्षा चोरी डकैती करने वाली मातंग महार लोग ज्यादा दोषी दिखाई देते हैं। दूसरी बात यह है कि ब्राह्मणों की काम कम और बकवास ज्यादा रहती है। अरे जो लोग समझदार होकर अपनी छोटी नासमझ बहन के हजामत करने वाले हजाम के हाथ को रोकने के लिए अपना हाथ आगे नहीं बढ़ा सकते, बुजदिल लोगों को ऐसे रोकने के लिए सदस्य बना करके क्या फल होगा? ढोंडीराव: तात कोई बात नहीं, लेकिन आपने पहले कहा था कि सभी सरकारी शिक्षा विभागों में कुछ अव्यवस्था फैली हुई है, उसका क्या मतलब है? ज्योतिबा राव: इन सरकारी शिक्षा आदि विभागों में जो इस हर तरह की अव्यवस्था है, उसके बारे में यदि लिखा जाए तब उसकी एक स्वतंत्र किताब ही हो जाएगी। इसी डर की वजह से उसमें से एक दो बातें उदाहरण स्वरूप यहाँ ले रहा हूँ। पहली बात यह है कि शूद्र और अछूतों के बच्चों के स्कूलों के लिए शिक्षक तैयार करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, उनको इस काम में पूरी अनास्था है। ढोंडीराव: तात ऐसा कैसे कहा जा सकता है? सरकार ने सभी जाति के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक यानी प्रशिक्षित करने के लिए एक स्वतंत्र प्रशिक्षण स्कूल शुरू किया है। सरकार में मन में कोई भेदभाव भावना दिखाई नहीं देती। ज्योतिबा राव: यदि तुम ऐसा कहते हो तब यह बताओ कि आज तक उन प्रशिक्षित शिक्षकों ने अछूतों के कितने बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाया है? अगर तुम नीचे क्यों देख रहे हो उसका मुझे जवाब दो। अब तुम नीचे क्यों देख रहे हो इसका मुझे जवाब दो। ढोंडीबा राव: तात सभी ब्राह्मण पंडित लोग ऐसा कहते हैं कि अछूत के बच्चों को स्कूल में दाखिल करके ही हिंदुस्तान में बड़ी अव्यवस्था पैदा होगी, बड़ा असंतोष पैदा होगा, इसलिए सरकार घबराती है। ज्योतिबा राव: अरे सरकार अपनी फौज में सभी जाति के लोगों को भर्ती करती है, फिर हिंदुस्तान के लोग क्यों अव्यवस्था पैदा नहीं कर रहे हैं? यह सब सरकार फिर की लापरवाही है, क्योंकि सभी जाति के लोग को फौज में भर्ती करते समय सरकार उस काम को स्वयं कर लेती है और शिक्षक प्रशिक्षित करने का काम उस फालतू किसी हरामी गोबर गणेश को सौंप देती है, और यदि उसको इस काम के लिए कुछ भी जानकारी होती है तब उसने सबसे पहले अछूतों के बच्चों को शिक्षक के रूप में तैयार करने का काम किसी भी प्रकार की आनाकानी नहीं की है। उसी प्रकार उन स्कूलों में केवल ब्राह्मणों के बच्चों को ही इतनी फालतू भर्ती न की होती। ढोंडीबा राव बोलते हैं, फिर सरकार को इसके लिए क्या करना चाहिए? तो ज्योतिबा राव कहते हैं कि इसका एक ही पर्याय है कि सरकार मेहरबान होकर इस काम को सभी यूरोपियन कलेक्टरों के हाथों में सौंप दे, तब ही यह शिक्षा प्रचार का कार्य सफल होगा, वरना नहीं। क्योंकि इन्हीं लोगों का शूद्र और अछूतों के निकट का संबंध होने की वजह से ब्राह्मण कर्मचारियों पर किसी भी प्रकार का भरोसा नहीं करना चाहिए। उन्हें हर गांव खेड़ों में एक बार जाकर के वहां पर समझाना चाहिए कि कुलकर्णियों की बिना मदद से गांव के सभी बुजुर्ग बाल बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाने से क्या क्या लाभ होते हैं। उनके इस तरह के समझाने से गांव खेड़े के लोग अपने सभी होशियार बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाने के लिए बहुत ही खुशी से कलेक्टर साहब के हवाले कर देंगे। इस तरह यूरोपियन कलेक्टरों के कहने से शिक्षा से प्रचार प्रसार का काम जितना सफल होगा, उस तरह से ऐसे नासमझ कर्मचारियों से न सफल हुआ और न होगा। यही हमारी धारणा है। इस संबंध में एक कहावत है कि जेनो काम तेनो थाए, बीजा करे तो गोता खाए। इससे अब तुम ही सोचो कि शूद्र और अछूत जाति के पढ़े लिखे लोगों की आज कितनी जरूरत है, क्योंकि जब उस जाति के लोग पढ़ लिख कर तैयार होंगे तब उनको अपनी जाति का अभिमान होगा और वे लोग अपनी जाति के बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाएंगे, उनको पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित करेंगे। वे लोग अपनी जाति के बच्चों को हाथ में डंडा लेकर जानवरों को हाँकते हुए उनके पीछे पीछे जाने से पहले शिक्षा के प्रति उनके मन में इतना प्रेम पैदा करेंगे कि जब वे बच्चे बड़े होकर जाएंगे तब वे अपने में से ही एक बच्चे को बारी बारी खेत पर जानवरों को संभालने के लिए रखेंगे और शेष सभी लड़कों को गांव के मैदान पर गिल्ली डंडा खेलने के लिए रोकेंगे। उनको गांव में लाकर अध्यापक के पास बैठाकर पढ़ना लिखना सीखने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। दुनिया में सबसे प्रगतिशील राष्ट्र अमेरिका के लोगों में आधे से ज्यादा लोगों ने अपने वर्ण के बंधुओं के विरोध में 3 साल तक लगातार जंग करने के बाद अपने हाथ के गुलामों को छोड़ दिया था।
तब ऐसा मूर्ख ब्राह्मण स्कूलों के शूद्र अतिशूद्र अछूतों को सही ज्ञान पढ़ाकर उनको अपनी गुलामी से मुक्त होने की प्रेरणा कैसे दे सकेंगे। अरे, जिस एक ब्राह्मण प्रोफेसर की तनख्वाह में 6 शूद्र और 9 अछूत प्रोफेसर कम तनख्वाह में प्राप्त होने की पूरी संभावना होने पर भी अपनी सरकार इस काम के लिए ब्राह्मणों के पीछे लगी हुई है और अपने अज्ञानी भाइयों की कमाई का रुपया पैसा इस तरह बेहिसाबी खर्च कर रही है। इसीलिए यदि हमने अपनी सरकार को भरी नींद से जगाया नहीं, तब तो इस अनर्थ का दोष हमारे माथे पर ही लगेगा। इसी प्रकार चौधरियों की हवेलियों के रसोई घरों में अछूतों के कितने बच्चे काम करते हैं, इसके बारे में जरा कुछ बताइए। तो धोंडीराव, तात, जहाँ शूद्रों के बच्चों को ही कोई देखने वाला या संभालने वाला नहीं है, वहाँ अछूतों के बच्चों की बात ही दरकिनार। ज्योतिबा राव, आखिर ऐसा क्यों? तुम ही कहते हो न कि सरकार भेदभाव नहीं करती, फिर यह जो कुछ हो रहा है उसकी वजह क्या है? तो धोंडीराव कहते हैं, इसका कारण वहाँ सभी ब्राह्मण कर्मचारियों का होना ही प्रतीत होता है। आपने एक बात मुझे एक दिन प्रत्यक्ष रूप से बताई थी, वह बात यह थी कि जो ब्राह्मण व्यक्ति पहले आपके पास नौकरी के लिए था, वह अछूतों के स्कूल में आ करके किसी भी प्रकार का छुआछूत नहीं मानता था और स्कूल के सभी छात्रों को अच्छी तरह पढ़ना लिखना सिखाता था। लेकिन वही ब्राह्मण जब रसोइया बना, तब वह इतना छुआछूत मानता था कि उसने एक गरीब सुनार को चौराहे पर खींच ले आता था, क्योंकि उस सुनार ने गर्मी के दिनों में उस टंकी से पानी निकाल कर पिया था और अपनी प्यास बुझाई थी। ज्योतिबा राव, अरे, इन महामूर्ख ब्राह्मणों के द्वारा रचे गए गीतों को आज भी सभी नए समाजों में गाया जाता है और उनको अब अपने मतलबी धर्म के अनुसार पत्थरों के भगवान को पूजना छोड़ा नहीं है। वही ब्राह्मण अपने घर की टंकियों को शूद्रों को नहीं छूना चाहिए, इसलिए उसे ढांक कर काशी जाकर वहीं स्थायी होने की बात कर रहा है। लेकिन हमारे निष्पक्ष म्यूनिसिपैलिटी में ब्राह्मण सदस्यों की संख्या सबसे ज्यादा होने की वजह से उन्होंने उस टंकी के इर्द गिर्द के घेरे को वैसे ही कायम रखा है। लेकिन उन्होंने बिना सोच विचार किए ही शुक्रवारी के दर्जी के टंकी के घेरे को एकदम गिरा दिया। वहां के कई ब्राह्मणों ने सिर्फ अपने उपयोग के लिए उस टंकी के ऊपर भाग में और उसे लगाकर एक छोटी सी चोर टंकी बांध दी है और उसका पानी अपने स्नान के लिए, अपने पापों को धोने के लिए मनमानी खर्च करते हैं। ब्राह्मण जाति में जन्म लेकर इस तरह की पाखंडी हरकत न करें, तब उस जाति की कीमत ही क्या है। तो ये था महात्मा ज्योतिबा राव फूले की गुलामगिरी पुस्तक का अध्याय 15वां। तो अगले वीडियो में हम गुलामगिरी पुस्तक का परिच्छेद 16वां करने वाले हैं, जिसका शीर्षक होगा ब्राह्मण राक्षसों से उत्पीड़न की शय। तो तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।